हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें वन शॉट हम करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का। ठीक है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर है और पूरा का पूरा अगर मैं चैप्टर कहूँ ना तो सारा यहाँ फार्मूलाज का खेल है। आपको फार्मूले जितने अच्छी तरह से याद रहेंगे ये चैप्टर आप उतनी अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। तो अब मेन चीज़ यही है, कंसेप्ट वाइज यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं है। अब ज़्यादातर फार्मूले अगर आपको याद होंगे, और फार्मूले याद करने का तरीका क्या है, आप फार्मूले याद करो, उनको लिख कर देखो। जितना आप फार्मूले को लिखोगे, जब भी आप क्वेश्चन करते हो प्रैक्टिस में, आप फार्मूले को लिखो। फार्मूले को आप बार बार लिखते हो तो फार्मूले आपको बहुत से तो वैसे ही याद हो जाते हैं। तो जितना अच्छी तरह से इस चैप्टर में फार्मूला याद है, क्योंकि फार्मूला अगर याद होगा ना तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपको निकालना क्या है। आपको एक्स निकालना है, वाई निकालना है, एक्स वाई निकालना है, या एक्स स्क्वायर निकालना है, या आपको एक्स वाई का सम चाहिए। तो फार्मूले के अंदर सब कुछ होता है, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये चीज़ मुझे निकालनी है, तो आप उसको ईजिली निकाल भी सकते हैं। तो सारे फार्मूलाज पढ़ते हैं, कंसेप्ट भी साथ साथ समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं प्रैक्टिस, ताकि आप इस वन शॉट के थ्रू ही आप अपने पूरा का पूरा रिवीजन कर सको। तो सबसे पहले जो बात है कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब कहते हैं कि it is an important characteristic of a distribution is given by the dispersion. The two distribution may be identical in respect of its first important characteristic, that is central tendency. तो central tendency हम पढ़ते आ रहे हैं, मीन मीडियन मॉड। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग डाटा हो, उसमें मीन मीडियन मॉड ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन अगर हम उसके डाटा को देखें तो उस डाटा के अंदर काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं। एक बैट्समैन ए, एक बैट्समैन बी, एक बैट्समैन सी है। इन तीनों का अगर हम मीन निकालेंगे, सेम मीन है, लेकिन अगर हम इनके स्कोर देखें तो पहला ए जो बैट्समैन है उसका स्कोर जो है ना वो 40 से 60 के बीच में रहता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो कंसिस्टेंस है। और बैट्समैन बी जो है उसका स्कोर 10 से लेकर 90 तक रहता है। मतलब इनकंसिस्टेंसी है, कभी कम बनाता है, कभी ज़्यादा भी बनाता है। और बैट्समैन सी है, उसका स्कोर जो है 10, 20, 30 इस तरह से बीच में रह रहा है। तो मे बी इसका जो मीन है ना ये थोड़ा कम पाएगा, लेकिन इसका ए और बी इन दोनों का अगर आप मीन निकालोगे या एवरेज निकालोगे इनकी, तो वो बिल्कुल सेम है। लेकिन डाटा में अगर हम देखेंगे तो इसका डाटा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसका डाटा ज़्यादा फैला हुआ है। तो दोनों केसेस में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी आप निकालोगे ना वो तो इनकी सेम है, लेकिन जो इनका डाटा है वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है डाटा। तो इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्सन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है रेंज। रेंज क्या होती है? जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, उन दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, दैट इज कॉल्ड रेंज। अगर हम इस डाटा में देखें तो इसकी बड़ी वैल्यू 60 है, छोटी वैल्यू 40 है, तो इसकी रेंज 20 है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो वेरिएशन है ना इसमें वो 20 का वेरिएशन होता है। मिनिमम ये 40 रखता है और मैक्सिमम 60 रखता है। लेकिन इसका देखो तो ये यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 90 है। तो अगर इनका वेरिएशन निकालोगे तो 90 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 का डिफरेंस आ जाएगा। तो रेंज इसकी 80 है। तो इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। उसके बाद क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में क्या कहता है कि क्वार्टाइल आर द वैल्यूज विच डिवाइड द डाटा सेट इनटू द 4 इक्वल पार्ट। जो पूरा डाटा सेट होता है जब आप उसको 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उनको 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे बीच में, उनको बोलते हैं क्वार्टाइल। Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, ये 4 क्वार्टर्स में उसको डिवाइड कर देगा पूरे डाटा सेट को। Q1 लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 मिडिल क्वार्टाइल होता है, इसको आप मीडियन भी कह सकते हो, और Q3 अपर क्वार्टाइल हो गया। अब इसकी जो वैल्यूज़ है, अगर अनग्रुप डाटा है तो Q1 का फार्मूला होगा n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Q2 यानी सेकेंड क्वार्टाइल होगा, इसमें आ जाएगा n+1/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर डाटा में 2 मल्टीप्लाई होगा। तो Q1 का फार्मूला हो गया n+1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी जो टोटल ऑब्जर्वेशन है उसमें आप 1 ऐड करोगे और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो जो ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी वो जाएगी Q1। और Q2 निकालने के लिए n+1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर 2 हो रहेगा फार्मूले में। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला आएगा हमारे पास उसमें 2 और मेंशन कर लेना आपको इधर। और जब Q3 निकालेंगे तो यही वाली वैल्यू आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह Q1, Q2, Q3 आप निकाल सकते हो। और अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है तो ग्रुप डाटा के अंदर फार्मूला होता है L+n/4 - C/F × H। और यहाँ पर Q2 में फार्मूला n/2 हो जाएगा। यहाँ पर बात वही है कि आप n/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो n/ यहाँ पर 2 बन जाएगा।
और अगर n/4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q3 आ जाएगा। मतलब एक फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बाकी आपको बस 1 2 3 ऐसे ही करना है और उससे आप इजीली बाकी फार्मूलाज याद कर सकते हो। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो हायर क्वार्टाइल होता है, अपर क्वार्टाइल होता है, उसमें से लोअर क्वार्टाइल को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद कहता है फिर मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अगर अनग्रुप डाटा है तो फार्मूला हो गया सिग्मा xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n, और अगर ग्रुप डाटा होता है तो इसमें fi और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना फ़र्क आएगा। जो आपके पास यहाँ पर आएगा xi माइनस मीन, उसके अंदर आप fi मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट डाटा के लिए आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो। अगर सेम चीज़ आपसे पूछी जाती है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको यहाँ पर बस मीन को रिप्लेस कर देना है मीडियन से, बाकी दोनों फार्मूले एज इट इज रहेंगे, बस मीन की जगह यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन ये सब आई थिंक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर रखी है, उसमें से आपको अगर स्कूल में कराई जाती हैं तो आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर नहीं कराई जाती हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है रेंज निकालने का, तो रेंज में आप देखोगे भाई सबसे जो बड़े वाला डाटा है उसमें सबसे छोटे वाला डाटा माइनस कर दो। तो सबसे बड़ा वाला डाटा 25 है और सबसे छोटा 2 है, तो 25 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी 23, ठीक है। तो रेंज अगर निकालने को बोलता है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला रहता है। अब कहता है कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अगर आपको यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और डाटा आप देख रहे हो, डाटा यहाँ पर अनग्रुप्ड है, तो जब डाटा अनग्रुप्ड होता है तो उस केस में आपको जो Q1 निकालना है, पहले आप देखोगे n इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n की वैल्यू आपको 11 दे रखी है। तो जब आप Q1 निकालोगे तो Q1 क्या आएगा, n+1, 11 है यहाँ पर, n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए ना, ये ऑर्डर के अंदर भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देख लो पहले ऑर्डर में है कि नहीं है। ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा इसका गड़बड़ कर रखा है बस। 22 27 इधर आ जाएगा, मतलब इसको आप लिख लो दोबारा से एक बार। सबसे पहले 15 है, फिर 20 है, 20 के बाद 22, फिर 27, फिर 28, फिर 35, फिर 44, 48, 50, 55 और 60। तो डाटा को पहले आपको अरेंज करके लिख लेना है, उसके बाद क्योंकि जब आप काउंटिंग करोगे तो वो ऑर्डर के अंदर अरेंज होना चाहिए। तो n+1 यानी 11+1 बाय 4, तो 11+1 आ गया 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर है वो 22, तो जो क्वार्टाइल डेविएशन फर्स्ट है हमारे पास वो आ जाएगा 22। ऐसे जब आप Q2 निकालोगे, Q2 यहाँ पर नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है खाली, तो सारा नहीं निकालने की ज़रूरत है, आप Q3 निकालो। Q3 के लिए क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आ रही है इसको बस आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 आ गया, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, तो 3 × में 3 यानी 9th ऑब्जर्वेशन होगी। अब 9th नंबर पे देखो कौन सा है, 3 तो यहाँ पर हो गया था, 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर है 50। अब क्वार्टाइल डेविएशन जब हम निकालते हैं तो फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 की वैल्यू आपके पास आ गई 50, इसकी वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 2, तो 28/2 यानी आंसर आ जाएगा इसका 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एज वेल एज मीडियन, यानी दोनों से निकालना है। मीन डेविएशन मीन से भी निकालना है और मीडियन से भी निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला, जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना चाहोगे तो सबसे पहले तो आपको मीन ही निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हम, डाटा यहाँ पर अनग्रुप्ड है, तो मीन के लिए आप सीधा क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। तो 6 + 7 13, 13 और 12 हो गया 25, 35, 35 और 13 कितना हो गया 48, 48 प्लस में 4 52, 60, 70, 72 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन तो आ गया इसका 9। अब मीन निकालने के बाद फिर आपको निकालना है समेशन ऑफ xi माइनस मीन।
तो जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है उन सब में से बारी बारी से आप इसको माइनस करते जाओ, और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी है तो जो भी वैल्यू चाहे माइनस में आएगी चाहे प्लस में आएगी उसको प्लस करके लिखते जाओ। तो 6 माइनस 9 करेंगे, -3 आएगा लेकिन आपको 3 लिखना है। फिर 7 9 2 आ गया, 10 माइनस 9 12 माइनस 9 13 माइनस 9 4 माइनस 9 8 माइनस 9 और 12 माइनस 9। यहाँ समीशन का मतलब है इन सब का आप सम कर दो। तो 3 2 5 6 3 9 4 13 5 18 18 और 4 22। तो इसका टोटल बन गया 22। अब उसके बाद आपसे पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। तो 22 आपके पास ये है और n कितना था, n था हमारे पास 8, 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 28 यानी 2.75 आ जाएगा। तो ये तो हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या होता है, डाटा जो आपके पास यहाँ पर 8 वैल्यूज़ दे रखी है, 8 दे रखी है मतलब इवन नंबर में दे रखी है। तो इवन नंबर में मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, मीडियन निकालने का फार्मूला होता है n/2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2। तो n/2 का मतलब 8/2 करेंगे, 8/2 का मतलब यहाँ 4th टर्म आएगी, यहाँ 5th टर्म आएगी, तो 4th प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब डाटा यहाँ भी ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। जब भी मीडियन क्वार्टाइल निकालोगे ना तो इसमें डाटा हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर में नहीं है तो आप लिखो पहले इसको ऑर्डर में, पहले 4 आ जाएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12 दो बार है, फिर 13 है। तो देखो 4 4 8 टोटल हो गया। अब चौथे नंबर पे जो टर्म आ रही है ना आपकी वो आ रही है 8 और 5वें पे आ रही है 10। तो 8 प्लस 10 18 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9। अब यहाँ पर देखो ये भी 9 आया था और ये मीडियन भी हमारा 9 आ गया है। तो इसको जब आप माइनस करोगे बारी बारी से, सब में से इसको माइनस करोगे तो टोटल इसका भी 22 ही आएगा। और इसका जो मीन डेविएशन निकालोगे अबाउट मीडियन तो वो भी आपके पास 2.75 आएगा। तो दोबारा इसमें मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम ही वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर भी 2.75 ही रहेगा। अगर वैल्यू चेंज हो जाती तो फिर आपको दोबारा निकालना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 9 की जगह कुछ भी आ जाता तो फिर आपको दोबारा ऐसे ही निकालना ऐसे ही है, क्योंकि आपको सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सभी में से ये माइनस करते जाना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है, प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी उसको n से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कहता है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। अब यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन आपको निकालना है और क्वार्टाइल डेविएशन के लिए डाटा जो दे रखा है ना आपको, ये ग्रुप्ड डाटा दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो आपको देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है ये 30 से 34 है और फिर 35 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है ये। तो इसको पहले आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, यानी आपको एडजस्टेड क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड क्लास इंटरवल निकालेंगे हम, उसके लिए यहाँ लिख दो एडजस्टेड क्लास इंटरवल। तो अभी कैसे निकालते हैं, जब भी यहाँ पर ऐसे होता है तो जो लोअर लिमिट हो, जितनी भी लोअर लिमिट है उन सभी में से आपको 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। तो ये बनेगा ऐसे 29.5 से 34.5, फिर 34.5 से 39.5, 39.5 से 44, इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो इसको लिखो तो ये आ गया आपके पास 84.5। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन के अंदर दे ही रखी है, ठीक है। ये डाटा और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों आपको क्वेश्चन में दे रखी है। क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर CF। तो CF कैसे निकालते हैं, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है उसको आप ऐसे कैसे रखो, 1 × में 2 और 1 प्लस में 2, 3 आ गया, 3 + 6, 9 + 7, 16 + 9, 25 + 11, 36 + 8, 44 प्लस में 7,
51 प्लस में 5, 56 प्लस में 3 और लास्ट में आ गया 60। तो इसका जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का, इसका टोटल भी 60 के बराबर ही आएगा। इसको आप चेक कर सकते हो कि इसका टोटल जो आएगा और यहाँ लास्ट में जो वैल्यू आती है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो फिर यहाँ भी आपको Q1 और Q3 निकालना है। तो जब हम Q1 का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो Q1 का जो फार्मूला होता है उसके अंदर आपको क्या चाहिए, Q1 का फार्मूला होता है L प्लस में N/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब इस फार्मूले में आपको पहले जो क्लास इंटरवल आपको निकालना है पहले तो कि क्लास इंटरवल कौन सा हो। तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, जो जो हमारे पास टोटल आता है ना यहाँ पर 60, तो इसको आप डिवाइडेड बाय 4 करके देखो। अब इसको जब आप डिवाइडेड बाय 4 करके देखोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आएगी 60/4 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ N/4 यानी 60/4, तो वैल्यू आएगी 15। अब ये देखो कि ये जो 15 आ रहा है ना, इसको CF में आप देखो कि ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो 15 आपको देखोगे क्लास इंटरवल में, अब यहाँ 9 के बाद सीधा 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 15 भी यहीं पर ही कहीं आएगा। तो यहाँ तक तो टोटल 9 हो गया ना, तो 9 से 16 के बीच में 15 आएगा। तो ये जो 16 का जो क्लास इंटरवल है, 16 का क्लास इंटरवल हमारे पास ये है, तो ये हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। अब इसमें से जो L होती है वो 44.5, ये आपको यहाँ पर रखनी है 44.5। N/4 हमने निकाला है 15। CF, जो CF होती है इसकी ये नहीं लेते, इससे पिछले वाली CF लेते हैं, तो वो आएगी आपके पास 9। F हम इसी की लेंगे, ये आ जाएगी 7। और H मतलब इनके बीच में कितना गैप है, तो आप देखोगे यहाँ 5 का गैप है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 15 - 9 6 हो गया, 6 5 30, 30 को 7 से डिवाइड करके जो भी आएगा इसके अंदर आप ऐड कर देना। तो ये वैल्यू आपकी बन रही है कितनी, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, चलो इसको ऐसे ही लिखा हुआ है अभी, आप इसको पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसने पूरा कैलकुलेट क्यों नहीं कर रखा वो बताता हूँ अभी मैं रीज़न। फिर Q3 आप निकालो, तो Q3 में बस चेंज क्या करना है, यहाँ पर N/4 की जगह 3N/4 करना है। तो अगर मैं इसको 3N/4 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 3 जा 45, 3N/4, तो ये आ गया 45। अब आपको देखना है कि 45 कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो 44 तक तो यहाँ पर हो गया, तो 45 इस वाले में जाएगा, यानी ये वाला जो क्लास इंटरवल होगा इसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ रखनी है। तो ये आ गया आपके पास 64.5 प्लस 45। CF वही इसकी नहीं लेंगे, इससे पिछले वाली लेंगे। F इसी की लेंगे आप 7 इंटू में H तो वही रहेगा 5, तो ये बन जाएगा 64.5। यहाँ से आप करोगे माइनस तो 1 इंटू में 5/7। अगर क्वार्टाइल निकालना होता तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते, लेकिन क्वार्टाइल नहीं निकालना, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। और डेविएशन में क्या होता है, Q3 में से Q1 आपको माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इसलिए जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 64.5 5/7, इसमें से माइनस करना है हमें इसको, तो 44.5 और 30/7, 30/7, ठीक है, इस तरह से माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 64.5 में से 44.5 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा, और 5/7 में से 30/7 माइनस करोगे तो -25/7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 140, 140 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 115 अपॉन में 7, ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा, और इसको आप 14 से डिवाइड करोगे 115 को, तो आंसर बन जाएगा 8.21। तो इस तरह से आपको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन।
अब यहाँ पर जो डाटा आपको दिया हुआ है, अब यहाँ जो डाटा हमें दिया हुआ है, पहले आपको उसका मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन निकालने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि डाटा यहाँ ग्रुप्ड है, तो डाटा यहाँ ग्रुप्ड है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी एक्सआई निकालनी पड़ेगी। एक्सआई मतलब इसकी मिड वैल्यू, ये 10 से 20 है, तो इन दोनों की मिड वैल्यू आएगी 15, 20 से 30 की 25, इसकी आ जाएगी 35, 45, 45 के बाद 55, 65 और यहाँ पर आ जाएगी 75। अब उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालो मीन निकालने के लिए। तो ये हमारी एफ आई होती है 15 इंटू 30, 25 3 जा 35 को करेंगे 8 5 40, 24 और 4 28, 14 5 जा 70 और 14 4 जा 56, 56 प्लस में 7 63, 8 5 जा 40 प्लस 4, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 और ये आ जाएगा आपके पास 150। उसके बाद इसका टोटल देखते हैं। इसका टोटल आपके पास टोटल आएगा आपके पास इसमें 1800। ये इसका टोटल आ गया 1800। तो मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने का फार्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके पास 1800 है और एफ आई यानी इसका टोटल कितना बन रहा है, इसका टोटल आपको दिया हुआ 40। तो मीन आ गया हमारे पास 45। अब उसके बाद हमें जो कॉलम चाहिए मीन डेविएशन निकालने के लिए, एक्स आई माइनस जितनी भी एक्स आई है उन सभी में से आपको मीन को माइनस करना है। तो पहले मैं, क्योंकि 45 यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसमें से इसी को माइनस कर लो, 0 आ जाएगा। फिर 35 माइनस 45 करोगे तो -10, फिर -20, ये -30। ये क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स आई माइनस मीन। और अगर आप यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू भी साथ साथ लिख देते हो और साथ साथ ही लिखना बेटर रहेगा, तो यहाँ पर जो ये माइनस के साइन आ रहे हैं ना, इनको आप ख़त्म करके प्लस ही लिखना। नीचे आ जाएगा 10, 20 और 30। फिर ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको मल्टीप्लाई करोगे आप एफ आई से। तो एफ आई आपके पास ये है, 2 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, यहाँ पर 3 2 जा 60, 8 10 जा 80, ये तो 0 ही आएगा, ये भी 80 आ जाएगा। फिर 60 और 2 इंटू में 30, ये भी आ गया 60। अब इसका टोटल आप कर लेंगे, लास्ट वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो ये बनता है 400। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपको निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो फार्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो अब इसका जो टोटल आपके पास आ रहा है 400 और एफ आई का टोटल था हमारे पास 40, तो आंसर आ जाएगा इसका 10। ऐसे ही अगर आपके पास ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर आपको निकालना है, तो उस केस में आपको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। अब मीडियन निकालने के लिए जब आपके पास क्लास इंटरवल दिए होते हैं, तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला मीडियन का पता होना चाहिए। तो उससे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें चाहिए कि यहाँ पर पहले सी एफ, ये एफ हो गई, ठीक है, और एक्स आई की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आगे निकाल लेंगे। ये सी एफ हो गया 4 5 9 3 12, 12 और 6 18 और 2 20। इसका जो टोटल है ये भी आएगा 20, ठीक है। अब मीडियन का जो फार्मूला होता है उसके लिए आपको पहले n/2 चाहिए। तो n/2 आप निकालेंगे, n का मतलब 20/2, ये आ गया 10। तो 10 को आप देखोगे सी एफ में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसमें आएगा। तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल है 12 to 18, तो इसके हिसाब से आप मीडियन निकालोगे। तो फार्मूला हो जाएगा L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। जैसे हमने क्वार्टाइल निकाला था, क्वार्टाइल में क्या होता है, डाटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीडियन में डाटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर n/2 आता है। तो L की जगह हम लिखेंगे 12
n/2 की वैल्यू है 10, CF ये वाली नहीं, इससे ऊपर वाली चाहिए, F इसके सामने वाला लेंगे 3 और H इनका गैप, तो 6 का इनका गैप आ रहा है। तो 10 - 9 1, 1 इंटू में 2 2 आ गया, 12 प्लस में 2, तो मीडियन आ गया हमारे पास 14। अब मीडियन अगर 14 आ गया तो अब आपको निकालना है आगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके लिए आपको चाहिएगा यहाँ पर XI माइनस मीडियन। XI हमारे पास नहीं है, पहले XI निकाल लो, पहले XI निकालो। तो XI आ जाएगी 0 और 6 के बीच में 3 आ जाएगी, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या सीधा सीधा देखो भाई इनके बीच की वैल्यू क्या आ रही है, वही हमारा आंसर है। 6 और 12 के बीच में आ जाएगा 9, यहाँ पर 6 ऐड करते जाओ। अब निकालो आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ 3 माइनस 14 माइनस 11 प्लस 11 लिखेंगे, 9 माइनस 14 माइनस 5 प्लस 5 लिखो, 15 माइनस 14 1 आ गया, यहाँ पर करोगे 7 आ जाएगा, 7 प्लस 6 यानी 13 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे FI से, तो 4 इंटू 11 44, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 1 6 इंटू 7 13 2 26। इसका टोटल कर लेते हैं, जो लास्ट वाला कॉलम है इसका टोटल है 140। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर आपको निकालना है तो फार्मूले में ऊपर इसका टोटल आएगा 140 और नीचे सिग्मा FI का टोटल ये था 20, तो आंसर आ जाएगा इसका 7। तो आपको ना बस फार्मूला याद होना चाहिए कि मीन डेविएशन में आपको फार्मूला लगाना क्या है। यहाँ टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। फार्मूले में जो चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो सब आपको निकालनी है। तो फार्मूला याद है तो आप बड़े आराम से टेबल फाइंड कर सकते हो कि कौन सी टेबल आपको निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलें तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर मैं कहूँ कि आप एक फार्मूला याद कर लो, या वेरिएंस का याद कर लो या स्टैंडर्ड डेविएशन का याद कर लो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो जो भी आप वेरिएंस निकालोगे उसका स्क्वायर रूट कर दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे वेरिएंस के फार्मूले आपको अलग अलग दे रखे हैं। अगर अनग्रुप डाटा है तो सिग्मा XI माइनस मीन का स्क्वायर कर दो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ग्रुप डाटा के लिए FI मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना फ़र्क आएगा। और अनग्रुप डाटा के लिए अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो क्या करा, ये ही फार्मूला है इसमें रूट लगा दिया, ये फार्मूला है इसमें रूट लगा दिया और कुछ नहीं करा। ऐसे यहाँ पर भी दोनों फार्मूले में रूट लगा दिया तो बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। इसको आप कह सकते हो कि इसी फार्मूले को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसके शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ पर H और यहाँ सिग्मा FI TI स्क्वायर बाय सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI TI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपके पास इन दोनों फार्मूले में अगर हम इस फार्मूले की बात करें या फिर हम इस फार्मूले की बात करें, इस वाले फार्मूले की, दोनों ये सेम ही फार्मूले हैं। यहाँ पर सिग्मा FI हमने बाहर निकाल रखा है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर सिग्मा FI इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा FI का स्क्वायर हो रहा है। तो मतलब आप फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपको आराम से सब चीज़ें पता चल जाएंगी आपको निकालना क्या है। जो यहाँ पर TI यूज़ हो रहा है, TI निकालने का फार्मूला होता है XI माइनस A अपॉन में H। तो अगर आपके पास डाटा थोड़ा बड़ा बड़ा दे रखा है तो आप ये लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा छोटी हो जाती है। अगर आपको छोटी वैल्यूज़ दे रखी हैं तो आप जो स्टार्टिंग के फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अनग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा है तो आप सिंपल ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशंस को देखो कि बड़ी हैं या छोटी हैं, क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। अगर मेंशन है तो फिर तो देखो उसी तरीके से करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं भी है और डाटा आपको दिख रहा है कि भाई बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो जो शॉर्टकट वाला फार्मूला है यानी जो लास्ट वाला फार्मूला है उसको इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर कहता है कि भाई मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तीनों चीज़ निकालते हैं। तो जब आप इसमें ये तीनों चीज़ निकालोगे, ये डाटा जो है ग्रुप्ड डाटा है,
तो उस ग्रुप डाटा में सबसे पहला काम तो होगा कि हमें मीन निकाल लेते हैं। अब इसमें जो शॉर्टकट मेथड है मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप शॉर्टकट मेथड को निकालना, उसकी जो 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 चीज़ें उसके अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें आप समझ सकें। तो सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि इसकी एक्सआई फाइंड करो। एक्सआई अगर कई बार क्वेश्चन में दी होती है तो क्लास इंटरवल नहीं दिया था तो एक्सआई दी होती है, और अगर नहीं दी है तो फिर एक्सआई आप निकाल लो। 0 से 10 के बीच में एक्सआई निकालेंगे तो आ जाएगी 5, फिर 15, 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। अब जो मीन का फार्मूला होता है, मीन का अगर हम फार्मूला देखें, पहले हम फार्मूला लिखते हैं ताकि उससे ये समझ में आ जाए कि हमें निकालना क्या क्या है। जो ये शॉर्टकट वाला फार्मूला होता है, जो भी चीज़ हम निकालेंगे अगर हम शॉर्टकट से निकालें तो मीन भी शॉर्टकट से निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन भी शॉर्टकट से निकालें। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हम शॉर्टकट से निकाल रहे हैं, एक नॉर्मल मेथड से निकाल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फार्मूले में होता है यहाँ पर ए प्लस में सिग्मा एफ आई टी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू में एच। अब जो टी आई है उसको निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। टी आई की वैल्यू क्या होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो एच का मतलब तो होता है जो क्लास इंटरवल होता है उसका डिफरेंस, तो वो आपको दिया हुआ है 10। ए की वैल्यू, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, तो ये जो एज्यूम्ड मीन है वो आप कहाँ से निकालोगे, एक्स आई में से लोगे। एक्स आई में से आप कहीं से भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन जितना आप सेंटर में रहोगे उतना कैलकुलेशन आपकी छोटी होगी। तो हम इसको ले लेते हैं 25 को। अब इसके हिसाब से आप टी आई की वैल्यू निकालेंगे, तो टी आई की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, पहले आप इसी के सामने निकालो 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा आंसर। ऊपर की तरफ एक माइनस 1 आ जाएगा, नीचे -2 आएगा। यहाँ पर गैप अगर बराबर होगा तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, गैप बस बराबर होना चाहिए। नीचे +1 आएगा, +2 आएगा। उसके बाद आपको चाहिएगी एफ आई और टी आई। यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम लेंगे एफ आई, तो 5 इंटू में 2 -2 10 हो गया, और 8 इंटू -1 15 इंटू 0 16 इंटू 1 6 इंटू 2। तो एफ आई टी आई आ गया, तो इसका मतलब जो मीन है आपका वो क्या बन गया, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो। ए की जगह आ गया आपके पास 25 सिग्मा एफ आई टी आई, इसका टोटल करोगे आप देखो 16 और 12 28 आ गया, और ये 18 आ गया, मतलब 10 आ गया इसका टोटल। और सिग्मा एफ आई इसका टोटल करेंगे 15 16 31 6 37 और 5 42 और 8 50 इंटू में एच, तो ये आ जाएगा 27। तो मीन जो आएगा वो तो आ गया आपके पास इसका 27। अब उसके बाद निकालो आप इसमें वेरिएंस। अब जो वेरिएंस का फार्मूला है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं वेरिएंस का। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला उसमें से रूट हटा दो तो वो वेरिएंस का बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई टी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई टी आई एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखो फार्मूला अगर आपको याद है तो अब आपको पता है कि सिग्मा एफ आई चाहिए, वो हमारे पास ये हो गया सिग्मा एफ आई, ठीक है, वो कितना आया था 50। एफ आई टी आई स्क्वायर चाहिए। अब टी आई स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको टी आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर एफ आई टी आई चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमने निकाल ही रखा है। तो बस अब हमें करना क्या है, यहाँ पर टी आई स्क्वायर निकालना है पहले। तो टी आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देना 41014, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई से। तो एफ आई है हमारे पास 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 1 ये 0 आ जाएगा, 16 इंटू 1 6 इंटू 4। तो इसका टोटल करेंगे 24 और 6 30 40, 40 और 20 60, 60 और 8 68, 68 ही आ गया। इसका टोटल हमने निकाला था कितना, 10 निकाला था, और एफ आई का टोटल था हमारे पास 50। अब ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दो। एच की जगह हम पुट करेंगे, एच कितना था 10, 10 का स्क्वायर हो गया। एफ आई टी आई स्क्वायर, एफ आई टी आई स्क्वायर आ गया आपके पास 68 डिवाइडेड बाय 50 माइनस एफ आई टी आई हमारे पास आया था 10, एफ आई है हमारे पास 50, इसका करना है स्क्वायर। इसको सॉल्व करो।
यहाँ पर ये कैंसिल कर दो, इसको भी आप कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 34/25। यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 1/25। तो 34 - 1 33 आ गया। तो वेरिएंस आ गया हमारे पास 132। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जो आपने वेरिएंस निकाला ना उसका स्क्वायर रूट करना है आपको बस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 132। अब 132 का स्क्वायर रूट करोगे तो 11.56 के आसपास आएगा। एक बार निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले 1 से करेंगे स्क्वायर रूट। आई होप निकालना आता होगा आप लोगों को। फिर ये उतार लिया, 1 + 1 2 आ गया। फिर यहाँ जो नंबर लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1। ऊपर कुछ नहीं है तो डबल ज़ीरो उतारते हैं, डेसिमल लगाएंगे और इस 1 को इसमें प्लस कर देंगे, 22। अब ये चला जाएगा लगभग 5 पे आ जाएगा। 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो राउंड ऑफ करके आप वैल्यू 11.5 इसकी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस तीनों चीज़ निकाल सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ इसने कहता है कि वाइल कैलकुलेटिंग द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 रीडिंग्स, यानी n की वैल्यू तो हो गई 10, ए स्टूडेंट रॉन्गली यूज द रीडिंग 52। एक स्टूडेंट है उसने गलती से 52 पढ़ लिया। फॉर द करेक्ट रीडिंग 25। करेक्ट रीडिंग 25 है लेकिन हो जाती है गलती, तो पढ़ लिया उसने 52। ही ऑब्टेन द मीन एंड वेरिएंस एज दिस एंड दिस। तो उसने जो मीन और वेरिएंस निकाला है, नेचुरल बात है कि वो गलत ही होगा, तो आपको उसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट करने के लिए आपको पहले जो इनकरेक्ट चीज़ें ना, पहले उनको लेकर आना है, फिर उनसे करेक्ट करना है। अब n की वैल्यू तो आपके पास 10 है, ठीक है, और जो इनकरेक्ट मीन है वो कितना है, मीन और वेरिएंस ये है, तो इनकरेक्ट मीन आपके पास है 45 है और इनकरेक्ट वेरिएंस 16 है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, जो इनकरेक्ट मीन है ना उसकी हेल्प से इनकरेक्ट टोटल निकालते हैं। इनकरेक्ट टोटल, तो इनकरेक्ट टोटल कैसे निकलता है या टोटल कैसे निकलता है, अगर मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है और मीन 45 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगा टोटल हमारे पास, ये इनकरेक्ट वाला आया। अब इसको आपको करेक्ट करना है। टोटल को आप सिग्मा xi से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये आपके पास अभी इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो जो गलत वाली रीडिंग थी ना 52, उसको हटा देंगे और उसकी जगह जो सही वाली रीडिंग है 25 वो ले आएंगे। तो -52 कर देंगे और +25, तो 450 और 25 475 हो गया। इसमें से 52 को माइनस कर देना, 5 - 2 3, 7 - 5 2, यानी 423। ये आ गई इसकी करेक्ट रीडिंग। ठीक है, अब ये करेक्ट रीडिंग आने के बाद आपको उसका करेक्ट मीन निकालना है। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। तो n तो 10 ही रहेगा क्योंकि एक आपने वैल्यू निकाली थी और एक वैल्यू आपने उसमें बढ़ा दी। तो करेक्ट टोटल आ गया आपके पास 423 और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 42.3। तो ये आ जाएगा आपके पास करेक्ट मीन। अब इसी तरह से आप वेरिएंस का फार्मूला लेके चलो कि इनकरेक्ट वेरिएंस अगर हम लेंगे तो उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो वेरिएंस का फार्मूला लिखना है, बस आगे इनकरेक्ट वर्ड यूज़ कर देना, इनकरेक्ट वेरिएंस। वेरिएंस को हम इससे भी डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 1/n इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर, इनकरेक्ट मीन और फिर इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको रखनी है ना वो इनकरेक्ट वाली रखनी है अभी,
ये तो हमें इनकरेक्ट वेरिएंस, वेरिएंस कितना था हमारे पास, वेरिएंस है 16, तो इनकरेक्ट वेरिएंस में आप रखो यहाँ पर 16, 1/n यानी 10 हो गया। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हमें निकालना है अभी, यहाँ पर ये इनकरेक्ट वाला है ये, ठीक है, माइनस इनकरेक्ट मीन कितना था हमारे पास 45, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 16 इक्वल्स टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 10 माइनस 45 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2025। इसको इधर लाके इसमें प्लस करते हैं तो आ जाएगा कितना, 5 6 11 2 3 4, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 10, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 20410। अब इसको आप करेक्ट करो पहले। अब करेक्ट करने के लिए क्या करना है, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, जो इनकरेक्ट टोटल आया आपके पास 20410, उसमें से जो इनकरेक्ट वैल्यू थी 52, इसका स्क्वायर माइनस कर दो, और जो करेक्ट वैल्यू है 25, उसका स्क्वायर प्लस कर दो। 20410, 52 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर बनता है हमारे पास 2704 प्लस 625। अब इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 18331। तो आपके पास ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। अब इस वैल्यू को आपको, जो ये वाला फार्मूला है, इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है बस उसको हटाकर उसको ठीक करते जाओ, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस आ जाएगा आपके पास 1/n, और यहाँ पर जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर था उसकी जगह करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डाल दो 18331 माइनस, और इसकी जगह इनकरेक्ट मीन की जगह करेक्ट मीन डाल दो। करेक्ट मीन कितना है 42.3। यहाँ पर 10 से इसको माइनस करेंगे तो 1833.1, और 42.3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा 1789.29। इन दोनों को माइनस कर देते हैं और माइनस करके वैल्यू आ रही है 43.81। तो इनकरेक्ट, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा जिसमें इनकरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी होगी, उसकी हेल्प से पहले आपको करेक्ट वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जो करेक्ट डाटा है उसका मीन और वेरिएंस आप निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मोमेंट्स। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटिव मेजर ऑफ द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिस्क्राइब टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। अगर हम शेप की बात करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो कैसी बन रही है, तो उसके लिए हम निकालते हैं मोमेंट। अब मोमेंट के अंदर भी हम दो तरह की बात करेंगे, एक हम निकालेंगे इसमें स्क्यूनेस और एक निकालेंगे हम कर्टसिस। मोमेंट अबाउट मीन, जो मोमेंट अबाउट मीन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मोमेंट। अब इसको निकालने का फार्मूला क्या आता है, अगर अनग्रुप डाटा है तो इसको डिनोट करते हैं म्यू से, मोमेंट को डिनोट करेंगे म्यू से। तो अनग्रुप डाटा अगर है तो हमारे पास फार्मूला बना म्यू आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का पावर आर डिवाइडेड बाय एन। यानी आर की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, 2 है तो 2 पुट कर दो, 3 है तो 3 पुट कर दो, फार्मूला सेम रहेगा। ग्रुप डाटा के अंदर यही वाली चीज़ में एफ आई और मल्टीप्लाई कर देंगे बस, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अगर आप म्यू जीरो निकालते हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप म्यू जीरो निकालते हो तो यहाँ पर पावर जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पावर जीरो होगी तो ये सारा का सारा उठ के हो गया 1, ठीक है, ये वाला पूरा हो जाएगा आपके पास 1। और इसको जब डिवाइडेड बाय n करोगे तो जो टोटल आएगा ना आपके पास सिग्मा एफ आई, ये नीचे भी सिग्मा एफ आई है, ये सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर। यानी म्यू जीरो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हर केस में म्यू जीरो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1। और जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट है ये हमेशा आएगा आपका 0, तो ये भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो म्यू टू होता है ये एक्चुअली में वेरिएंस का ही काम करता है, क्योंकि जो इसका फार्मूला है एफ आई सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर ही होता है। यानी जो म्यू टू होता है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट जो होता है, उसको आप कह सकते हो कि वो वेरिएंस के बराबर ही होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं स्क्यूनेस की। अब स्क्यूनेस, दो तरह की स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व है पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, द टेल ऑन द साइड ऑफ द कर्व इज लॉन्गर इन पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेल होती है ना उसकी वो लंबी होती है,
और नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी कर्व फिर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो नेगेटिव साइड होती है इसमें पॉजिटिव साइड मतलब राइट हैंड साइड में, इसमें नेगेटिवली स्क्यूड मतलब नेगेटिव साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें जो टेल होती है ना वो ज़्यादा लंबी होती है। अगर हम यहाँ मीन मीडियन मॉड की बात करें तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें मीन सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मीन मीडियन फिर मॉड, यानी मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मॉड। और अगर हम उसकी बात करें नेगेटिवली स्क्यूड की तो उल्टा सिस्टम हो जाता है, मीडियन तो बीच में रहता है लेकिन मीन जो छोटा हो जाएगा मीडियन से और वो मीडियन जो छोटा होगा वो मॉड से छोटा हो जाएगा। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस, अब स्क्यूनेस जब हम मेज़र करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब इसमें आपको पता लगता है कि भाई कितना आपका जो डाटा है ना वो उसका अगर आप कर्व बनाते हो तो कितना वो सिमेट्रिक है। द फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड और मीडियन। तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालने के लिए मीन में से मॉड को माइनस करो या फिर मीन में से मीडियन को माइनस करो। स्क्यूनेस इज पॉजिटिव इफ मीन इज ग्रेटर देन मॉड, अगर मीन मॉड से बड़ा होता है तो स्क्यूनेस पॉजिटिव होती है, एंड इज नेगेटिव इफ मीन इज लेस देन मॉड और मीडियन, यानी जो ये ऊपर वाला केस बता रहा था वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। द सेकेंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये डिपेंड करता है क्वार्टाइल के ऊपर। इन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q2। Q1 और Q3 दोनों Q2 से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, यानी Q3 माइनस Q2 निकालो या Q2 माइनस Q1 निकालो तो ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर Q3 माइनस Q2 और Q2 माइनस Q1 अगर बराबर ना आए तो आप बोलोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, एक तरफ ज़्यादा स्क्यूड है एक तरफ कम स्क्यूड है। इन दिस केस द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2। उसके बाद फिर कहता है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब ये दूसरा तरीका होता है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फार्मूला होता है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप ये फार्मूला लगा सकते हो 3 इंटू में मीन माइनस मीडियन। यानी क्वेश्चन में अगर मीन और मॉड दे रखे हैं तो ये फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन में अगर मीन और मीडियन दे रखे हैं तो ये फार्मूला लगाओ। अगर मान लो मीन नहीं दे रखा, मॉड और मीडियन दे रखे हैं, तो उसके लिए आप जो रिलेशन होता है मीन मीडियन मॉड का, वहाँ से आप मीन की वैल्यू निकाल कर फिर आप ये वाला दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। अगर यहाँ पर जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो हम बोलेंगे जो डाटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर हैं, और लेस देन 0 आ गया तो नेगेटिवली स्क्यूड है। और दूसरा तरीका होता है बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें आप यूज़ करते हो क्वार्टाइल्स को। तो Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन को आप Q2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो फार्मूले को Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अब इसमें अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, इक्वल्स टू है तो सिमेट्रिकल होता है, लेस देन 0 आती है तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। ये कंडीशंस आपसे MCQs वगैरह क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें पूछी जा सकती है, इसलिए इनको ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा तरीका होता है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें आप वैल्यू निकालते हो लैम्डा गामा 1 की। गामा 1 होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ द सेकंड सेंट्रल मूवमेंट। जनरली स्क्यूनेस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बीटा 1 वेयर साइन ऑफ स्क्यूनेस डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ μ3। जो μ3 होता है ना इसके साइन के ऊपर इसका साइन आपको डिपेंड करेगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। अगर ये प्लस है तो प्लस लेना है, ये माइनस है तो माइनस लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर कर्टेसिस। अब कर्टेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस, आल्सो नोन एज द पियर्सन सेकंड बीटा कोफिशिएंट एंड इज डिफाइंड एज दिस। यहाँ पर ये वैल्यू बीटा 1 नहीं है, बीटा 2 है, ठीक है। यहाँ पर बीटा 2 इसे करो क्योंकि बीटा 1 की जो फार्मूला है वो तो हमारे पास ये था μ3 अपॉन में दिस। यहाँ पर बीटा 2 है ये, तो इस फार्मूले में यहाँ पर चेंज कर लेना, इधर इसको बीटा 2 करना। और जब बीटा 2 आप निकालोगे तो μ2 एंड μ4 द सेकंड एंड द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, द वैल्यू ऑफ बीटा 2 मेजर द डिग्री ऑफ पीकेडनेस। तो बीटा 2 से हमें क्या पता चलेगा कि जो कर्व है ना इसकी पीकेडनेस कितनी है, इसकी हाइट जो है ना वो कैसी है। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आती है तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल कर्व जो है मेसोकर्टिक कर्व है, यानी ये जो ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ना मेसोकर्टिक कर्व है, नॉर्मल कर्व है। लेकिन अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आती है तो ये कहते हैं कि ज़्यादा पीकेड है, यानी ज़्यादा इसकी हाइट है, तो इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व। और जिसकी हाइट कम आती है तो बीटा 2 की वैल्यू अगर लेस देन 3 आती है तो इसको हम बोलते हैं ये प्लेटिकर्टिक कर्व है। तो इस तरह से आपको कर्व पता चलेगा।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता था मीन मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस। मीन दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूला होता है हमारे पास, जब मीन और मॉड दिया होता है तो फार्मूला होता है SKP इक्वल्स टू मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन आपके पास है 27.5 और मॉड है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 7.2। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -2.5, 7.2। डेसिमल से डेसिमल कटेगा और 25 को जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -0.347। ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल आपको दे रखी है, इस टेबल से आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है। तो यानी यहाँ से आपको मीन, मीडियन, मॉड, इसमें से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी ताकि फार्मूले के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें वो आप निकालो। अगर हमारे पास अगर ऑप्शन रहेगा कि हमें मीन, मॉड या मीडियन में से क्या निकालना है तो हम मीन निकाल लेते हैं और मॉड निकाल लेते हैं। अब मीन निकालने के लिए आपको इसका एक्सआई निकालना पड़ेगा पहले तो। ये एफ आई हो गया, तो 30 और 40 का हो जाएगा 35, 45, 55, 65, 75, 85। अब मीन निकालोगे आप तो ये मर्ज़ी आपकी है कि कौन सा फार्मूला आप यूज़ करते हो। अगर देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ ना थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही है तो इसमें बेटर है कि आप जो शॉर्टकट मेथड जो हमने पीछे यूज़ किया था वो यूज़ कर लो। उसके लिए आपको टी आई निकालना है। अब टी आई निकालने के लिए आपको एक ए चाहिए। एक्स आई तो ये सारी हो गई क्योंकि फार्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हम ले लेते हैं। इसमें से आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, आंसर आपका हर एक से निकल जाएगा। तो आप वैल्यू ले लो, मान लो ये वाली ले लेते हैं। तो इसके सामने जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी 10 का गैप है तो यहाँ पर तो -1 और -2 ही आएगा एक्स, क्योंकि फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, और एच कितना है यहाँ पर 10 का गैप है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसीलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा छोटी हो जाती है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो एफ आई से, एफ आई इंटू टी आई, तो 4 इंटू -2 -8 हो गया, 3 इंटू -1 -3, इधर से 0, इधर से 12, इधर से भी 12, इधर से 6। इसका टोटल कर लेंगे, 8 और 3 11, तो यहाँ पर 1 बचा, 12 13 और 6 19। इसका टोटल आ गया आपके पास 19। उसके बाद फिर आपको चाहिएगा यहाँ पर टी आई स्क्वायर। टी आई स्क्वायर तो हमें यहाँ पर मीन की वैल्यू निकालने के लिए तो नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, तो हमें टी आई स्क्वायर भी चाहिए। तो आ गया 410149 और फिर एफ आई टी आई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, 16, 3, 0, 12, 24, 9 2 18। इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल बनता है हमारे पास 73। एफ आई का टोटल 12 8 20, 20 और 27, 33 और 2 35। पहले तो आप निकालो इसमें मीन। अब जो चीज़ आपको चाहिए ना वो निकालते जाओ। मीन का जो फार्मूला होगा उसमें ए प्लस ए हमने क्या लेंगे यहाँ पर, ए हमने लिया 55, सिग्मा एफ आई टी आई 19 अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये बनता है आपके पास 60.42। उसके बाद निकालो आप मोड। जो मोड का फार्मूला होता है, क्लास इंटरवल अगर दिया होगा तो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास चाहिए होती है। तो मॉडल क्लास हमारी क्या बनेगी इसमें, मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी ये सबसे ज़्यादा इसकी है 60-70 की, तो ये हमारी मॉडल क्लास है। तो इसके हिसाब से ये वाली चीज़ें सब निकालनी है। आप L का मतलब लोअर लिमिट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस F1 मतलब इसी की फ्रीक्वेंसी 12
एफ नॉट इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 12 -8, और F2 इससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी यानी 6, H हो गया 10। अब ये सारा आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 64। तो मीन आपके पास आ गया, मोड आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था हमारे पास वो था यहाँ पर H सिग्मा FI TI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI TI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI का होल स्क्वायर। H 10 हो गया, FI TI स्क्वायर आपके पास 73 है, FI 35 है, यहाँ पर FI TI 19 है, ये 35 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 361/1225 73 35 माइनस 361 नीचे आ जाएगा 1225। ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 2194/35 2194/1225। अभी जो 2194 है इसका आप निकाल देंगे स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, मैं सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ सारी कैलकुलेशन करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा 46.84 और ये आ जाएगा यहाँ पर 35। इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ रही है 13.38। तो कैलिब्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी, मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों आपके पास आ गया। अब कैलिब्रेशन कोफिशिएंट आप निकाल दो। मीन माइनस, मीन था हमारे पास 60.42 माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको माइनस करोगे और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -0.267। तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है। तो इस तरह से आप कैलिब्रेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें निकालना है आपको Q1 दिया हुआ है 4, Q1 4 दिया हुआ है, Q2 15 दिया है, Q3 19 दिया है और बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको फाइंड करना है। अब बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फार्मूले में ऊपर जो होता है न्यूमरेटर के अंदर होता है Q3 प्लस में Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर 2 और होता है 2Q2। अब जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं वो पुट करो। Q3 की जगह आ गया आपके पास 19, Q1 आ गया 4, इसका डबल करके लिख देंगे, आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 यानी 19 माइनस 4, 19 प्लस 4 23 माइनस 30 यानी -7/15। -7 को अगर आप डिवाइड करोगे 15 से तो बनेगा -0.467। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर कहता है कि सेकेंड और थर्ड सेंट्रल मोमेंट आपको दे रखे हैं इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। द सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट आर 10 and -9 in another distribution. Second and third central moment are 18 and -12. तो which distribution is more skewed to the left? more के बाद यहाँ पर skewed हो रहेगा, कौन सा जो डाटा है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा skewed है। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्यूनेस निकालने के लिए कि कौन सा डाटा लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है और यहाँ पर आपको जो मोमेंट्स दिए हुए हैं तो मोमेंट्स वाले जो फार्मूला है, मोमेंट्स जिस फार्मूले में आपको यूज़ करने हैं उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सेंट्रल मोमेंट यानी B1 निकालना है। अब B1 की वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये फार्मूला होता है इसका B1 का μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब।
अब म्यू 3 की वैल्यू, म्यू 3 मतलब थर्ड सेंट्रल मोमेंट, ये है -9। अब -9 का स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 81, और म्यू 2 का क्यूब, म्यू 2 आपके पास 10, ये आ जाएगा आपके पास 1000। इसको डिवाइड करोगे तो 0.081, ये तो आ गया आपके पास β1। ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। अब दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालो, फॉर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो आपको थर्ड सेंट्रल मोमेंट दे रखा है -12 दे रखा है, -12 का स्क्वायर कर देंगे 144, और ये दे रखा है आपको 18। अब 18 का क्यूब करेंगे तो 18 इंटू 18 इंटू 18 ही लिख लो। 18 से कैंसिल हो जाएगा 8 पर, फिर 2 से कैंसिल कर दो, फिर 2 से कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 2/81। और 2/81 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.0245। अब इन दोनों डाटा में देखो कि किसकी वैल्यू कम है। तो जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो 0.0, यहाँ 0.0, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। तो जो β1 है वो बड़ा है। अब β1 अगर बड़ा है तो इसका मतलब जो पहले वाला जो स्क्यूड हमारे पास है, इसको मैं β2 नाम दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको β2 नाम दे देते हैं। तो इन दोनों में से जो β1 है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है, β1 इज़ ग्रेटर दैन β2। तो इसका मतलब जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा स्क्यूड होगा। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर स्क्यूड टू लेफ्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस। ये μ1, μ2, μ3, μ4 आपको दे रखा है। एग्जामिन द स्क्यूनेस एंड द कर्टसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपको यहाँ पर सबकी वैल्यू दे रखी है तो आप पहले स्क्यूनेस पता करने के लिए आप β1 निकालो। तो β1 μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब ये होता है। तो μ3 आपके पास है 19 का स्क्वायर करेंगे 361, और 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.67। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। उसके बाद फिर कर्टोसिस निकालना है तो उसके लिए आपको β2 निकालना होता है। तो β2 की जो वैल्यू आएगी ये आता है μ4 में स्क्वायर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं खाली μ2 स्क्वायर। अब μ4 की जो वैल्यू है वो 42 है, और μ2 स्क्वायर करोगे तो 36 आ गया। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.167। अब इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 है तो इसका मतलब जो ये प्लेटी कर्टिक कर्व है। तो इस तरह कर्टसिस पता लगाना है तो ऐसे पता लगाएंगे, स्क्यूनेस पता लगानी है तो इस तरह पता लगाएंगे। फॉर ए लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेप्टोकर्टिक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। β2 की वैल्यू इतनी है, μ4 की वैल्यू इतनी है, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्योंकि लेप्टोकर्टिक ये बोल रहा है तो लेप्टोकर्टिक निकालने के लिए पहले आप जो β2 की जो वैल्यू है वो उसने आपको दे रखी है कितनी, 4.3। β2 का फार्मूला अगर आप यूज़ करोगे μ4 में μ2 स्क्वायर, ये दे रखा है 4.3। जो μ4 है उसकी वैल्यू है 10, μ2 स्क्वायर हो गया, ये आ गया 4.3। अब μ2 स्क्वायर की जो वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगी, इसको आप इधर लाओगे 10 में 4.3, तो μ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 में 4.3। जो μ2 होता है वही वेरिएंस होता है, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वही हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू निकलेगी। अब पहले इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.33 आ रहा है, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 1.52, यानी जो वेरिएंस है ये भी आ जाएगा 1.152।
1.52 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसमें है परसेंटाइल रैंक। अब परसेंटाइल रैंक आप निकालोगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, परसेंटाइल जब हम निकालते हैं, आजकल जो स्कोर है ना वो परसेंटाइल से हम डिनोट करने लग गए कि भाई इतना परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो भी आपका परसेंटाइल आता है, मान लो आपका परसेंटाइल आ गया भाई 93, तो मतलब ये हो गया कि आप जो 93% स्टूडेंट है उससे ज़्यादा आपका स्कोर है, ये मतलब परसेंटाइल का ये होता है। तो ये निकालने के लिए जो फार्मूला होता है अनग्रुप डाटा में, ये होता है L प्लस में 0.5 इंटू ई डिवाइडेड बाई n इंटू में 100। तो ये L का मतलब होता है नंबर ऑब्जर्वेशन स्कोर लेस देन XI। जिस वैल्यू के लिए आप परसेंटाइल निकाल रहे हो उससे छोटी जितनी वैल्यू है वो हो जाएगी L, और E का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू XI, उसके इक्वल। जैसे मैं 98 का परसेंटाइल निकालना चाह रहा हूँ तो 98 वाले जितने भी स्कोर हैं वो E में आ जाएंगे, और जो उससे छोटे वाले हैं वो L में आ जाएंगे। N का मतलब टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन हो गया। और अगर आप यही चीज़ ग्रुप डाटा के लिए निकालते हो तो यहाँ पर C प्लस में 0.5 इंटू में F डिवाइडेड बाई N। C का मतलब वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द स्कोर X। X स्कोर से पहले जितने भी हैं उन सबका टोटल कर दो, वो C आ गया है, मतलब उसका भी वही, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कोर X कितनी बार आ रहा है, यानी यही फार्मूला सेम ही फार्मूला है ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। अगर हम कंटिन्यूस डाटा लेते हैं तो फार्मूले में C प्लस में X अपॉन H इंटू में F एंड इंटू में 100 अपॉन में N, ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। बस यही फार्मूला इसके अंदर है और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं। तो अब आपको जो परसेंटाइल स्कोर निकालना है 5 का, तो जो XI है हमारे पास वो 5 है, हमें इसके हिसाब से परसेंटाइल निकालना है। तो XI हमारी 5 है। तो अब आप ये देख लो कि इससे छोटी वैल्यू कितनी है, इसमें L कितना है, इससे छोटी वैल्यू 1 2 3, 3 वैल्यू इससे छोटी है। और E कितना है, इसके इक्वल कितना है, इसके इक्वल तो बस ये एक ही खुद ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह आप E की जगह 1 रख सकते हो। अब जो परसेंटाइल स्कोर है उसका फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो फार्मूला क्या था, L प्लस में 0.5 इंटू में E डिवाइडेड बाय N इंटू 100। तो L की जगह आप पुट कर दो 3, 0.5 इंटू 1 तो 0.5 ही आएगा। N कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 5 और 2 7, टोटल स्कोर यहाँ पर 7 का है, इंटू में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, 7 पंजे 35, तो परसेंटाइल आ जाएगा इसका 50। अगर आपको डाटा इस तरह से दे रखा है तो इसमें आप पहले CF निकाल लो। अब CF निकालोगे तो CF आ जाएगी, पहली तो ये 7 है, ये CF यहाँ लिखा ही हुआ है, तो इसको आप लिखो यहाँ पर 7, 7 प्लस 4, 11 प्लस 3, 14 प्लस 5, 19 प्लस 2, 21 प्लस 6, 27 प्लस 7, ये 36, 39 और 40। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसका जो फार्मूला है वो हम लगाते हैं, तो उस फार्मूले के हिसाब से PER का जो फार्मूला बनेगा, C प्लस में 0.5 इंटू में F डिवाइडेड बाय N इंटू में 100, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर C मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जिस स्कोर के लिए आप परसेंटाइल निकाल रहे हो। किसके लिए निकाल रहे हो, फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्कोर। क्वेश्चन मेरे ख्याल पूरा नहीं है, स्कोर 39 के लिए निकाल रहे हैं इसमें। तो 39 स्कोर हमारे पास, ये 39 स्कोर ये है, ठीक है। यहाँ पर जो CF है ना 27 है, तो हमें इससे पहले वाली लेनी है, मतलब ये वाली हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, CF लेनी है। तो ये 21 आ गया, 0.5 इंटू में F, इसकी F लेनी है। 39 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल आपके पास 40 है, इंटू में 100 है, तो 6 5 जा 33 हो गया, 21 प्लस में 3 24, और ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 6 जा यानी 60 आ जाएगा आंसर।
तो इसका परसेंटाइल बनेगा 60। उसके बाद फिर क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब निकालना है आपको कोवेरियंस। कोवेरियंस में कहता है कि द मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन स्कोर दिस एंड दिस इज कॉल्ड द कोवेरियंस। जो आपके पास दो अलग अलग डाटा होंगे जिनके बीच में हमें कोवेरियंस फाइंड करना होगा, उन दोनों का डेविएशन निकाल लेंगे, x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, और उनका जब आप कर देते हैं प्रोडक्ट तो दैट इज कॉल्ड कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो यानी फार्मूला हमारे पास क्या बना, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का सिग्मा एक्स आई माइनस मीन वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय एन। और आप इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अगर आपके पास ये कहता है कि x और y अगर स्मॉल नंबर है तो आप इस वाले फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार आर स्मॉल फ्रैक्शन लेस नंबर, इट इज़ ईजी टू यूज़ फार्मूला फर्स्ट। अगर हमारे पास x माइनस एक्स बार करने के बाद और y माइनस वाई बार मतलब मीन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो छोटी वैल्यू आ रही है और फ्रैक्शन लेस वैल्यूज़ आ रही हैं, तो फिर पहला वाला फार्मूला बेटर रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में से कोई केस नहीं है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो। इसमें आप a और b एज्यूम्ड मीन ले लो, कुछ भी, ये आप अपनी तरफ से ले सकते हो, कुछ भी आप लोगे, x माइनस a वाई माइनस b, फिर ये वाला फार्मूला आप लगा दो, उसमें u की और v की जो वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला ये याद करने में दोनों ही सिमिलर है, एक्स वाई की जगह उठा के u v करना है, यहाँ भी एक्स वाई की जगह उठा के आपको u v करना है। तो फार्मूला आप बड़े इजीली याद कर लोगे, दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सिग्मा एक्स आई दिया है, सिग्मा वाई दिया है, और एक्स आई माइनस ए या वाई आई माइनस बी, यानी एक्स आई में से मीन माइनस कर रखा है, वाई आई में से मीन माइनस कर रखा है, ये आपको 60 दिया हुआ है, एंड 10 दिया हुआ है, और आपको कोवेरियंस निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब इसके लिए जो फार्मूला आपको लगाना है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का, तो इसमें क्योंकि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो सीधा आप इसी का फार्मूला यूज़ कर लो, सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय एन। अब इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 और एन दे रखा है 10, ये आ गया 6। ये जो दोनों वैल्यूज़ दे रखी है ये चेक करने के लिए दे रखी है, भाई मीन हमारा यही आ रहा है, यहाँ पर देखो ये 10 है ना, तो आप 100 को डिवाइड करोगे 10 से तो मीन 10 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे 10 से तो मीन यहाँ पर 14 होना चाहिए। यहाँ पर एक डाटा में गड़बड़ दे रखा है, यानी यहाँ पर या तो यहाँ पर हमारे पास 150 होगा, 140 नहीं 150 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा और हमारे पास वैल्यू ही आ जाएगी। मतलब दिया ऐसा ही होगा कि जो मीन यहाँ पर आ रहा होगा ना वही यहाँ पर यूज़ कर रखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको मीन यहाँ कुछ और दे रखा होगा और यहाँ जो वैल्यू है वो कुछ और दे रखी होगी, ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा। मिसप्रिंट हो रखा है तो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कैलकुलेट कोवेरियंस फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ कोवेरियंस निकालना है, एक्स दे रखा है आपको, वाई दे रखा है। यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसका मतलब आप जो सेकंड वाला फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ कर लो। अब उस फार्मूले में आपको एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई इनको मल्टीप्लाई करके निकालो, 16, 18, 12, 4, 6, 28, 72, 144। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल 300 है, इन दोनों का टोटल निकालते हैं, इसका टोटल आपके पास 40 और दूसरे का है 60। अब कोवेरियंस का जो फार्मूला है वो अगर आप यूज़ करोगे तो इस केस में फार्मूला बनता है 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। जब यू वी वाला फार्मूला लगाओगे तो बस यहाँ एक्स वाई की जगह उठा के यू वी करना है, बाकी सब फार्मूला सेम ही रहेगा। तो अब n की वैल्यू कितनी है आपके पास, डाटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 8 दे रखे हैं आपको, यहाँ पर 1 2 3 4, उसमें बीच में 5 छोड़ रखा है, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई आपके पास आ गया 300, n आ गया आपके पास 8, ये है 40 और ये है 60।
8 पंजे 40, 300 माइनस ये भी 300 आ गया, तो इसमें तो कोवेरियंस आ जाएगा 0। उसके बाद देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोवेरियंस कह रहा है कि कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, इट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट। टू स्टैंडर्डाइज इट वी यूज़ द फार्मूला फॉर द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। यानी जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो कोवेरियंस का फार्मूला है वो उसकी थोड़ा लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम बेटर मेथड की बात करें तो जो कार्ल पियर्सन मेथड जो होता है वो बेटर रहता है जब भी हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। इसको हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली इसको डिनोट करते हैं आर से, या फिर आप इसको इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो, रो बोलते हैं इसको नॉर्मली, पर ज़्यादातर हम इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, ये कोवेरियंस निकालेंगे हम, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक के बीच में लाई करती है, ना तो इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कह रहा है कि भाई x मीन और y माइनस वाई मीन अगर छोटे फ्रैक्शन लेस नंबर हैं तो आप फार्मूला ये वाला यूज़ कर लो। ठीक है, यहाँ पर बस क्या हो रहा है, एक्स वाई की जगह यहाँ पर x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार आ रहा है और नीचे वेरिएंस का फार्मूला बन रहा है। x एंड y अगर स्मॉल नंबर है तो आप फार्मूला ये यूज़ कर लो। ठीक है, और अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो फिर फार्मूला u का निकालो, पहले v निकालो, उसके बाद फिर फार्मूला आप ये यूज़ कर लो। तो फार्मूलेज आपको पता रहेंगे तो उससे आपको क्या निकालना है ये इजीली पता चल जाएगा। यहाँ कहता था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 0.64। तो यानी ये आपके पास r की वैल्यू हो गई, देयर कोवेरियंस इज 16, कोवेरियंस हो गया इनका 16, कोवेरियंस ऑफ x एंड y ये हो गया 16 एंड वेरियंस ऑफ x इज 9, वेरियंस ऑफ x इज 9। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द y, ये आपको निकालना है। तो जो फार्मूला आप इसमें लगाओगे r का, क्योंकि कोवेरियंस दे रखा है तो फार्मूला लगाओ आप कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ y। r 0.64 है, कोवेरियंस 16 है, वेरियंस ऑफ x आपको दिया हुआ है 9 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही बन गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ये आपको निकालना है। तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 को आप इधर ले आओ, इस पूरे को इधर लाएंगे या आप सिर्फ इसको इधर लाओ ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है। ये 16 हो गया, ये 3 आ गया, 0.64 नीचे आ जाएगा, इसका डेसिमल आप हटा दो तो ये आ जाएगा 25/3 यानी 8.33। ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद आप कहता है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ये आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो जो डाटा है आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी दे रखी है, तो इसमें जो हम ये लास्ट वाला मेथड है जिसमें हमें u और v निकालना होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम तो इसमें a की और b की जो वैल्यू है ना वो आप फाइंड करो। तो a की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, यहाँ पर आपको अपने आप फाइंड करना होता है, जो डाटा है ना उसके हिसाब से देखो कि भाई a आपको क्या लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई इन्हीं में से आपको छांटना है। देखो सबसे जो छोटी वैल्यू वो 15 है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 27 है। तो आप ये देखो कि इन दोनों के लगभग सेंटर में हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो मैं यहाँ पर a की जगह ले लेता हूँ 21, कुछ भी आप ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो, 22 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि 21 ही बिल्कुल लेनी है एग्जैक्ट। और ऐसे यहाँ से जो निकालोगे आप तो सबसे छोटा डाटा आपके पास 14 है, सबसे बड़ा वाला डाटा 33 है। तो यहाँ पर मैं b की वैल्यू ले लेता हूँ 24। अब इसके हिसाब से आप ये u और v के टेबल बनाओ। तो 16 माइनस 21 करेंगे तो -5 आ जाएगा, फिर 18 में से माइनस करेंगे, 21 में से करेंगे, 20 में से करेंगे, 22 में से 21, 26 में से 21, 27 में से 21 और 15 में से 21, ये आ गया।
ऐसे आप v की वैल्यू निकालो, 22 माइनस 24 माइनस 2 1 0 2 1 6 और 9 और इधर आ जाएगा -10। तो इस तरह से आपके पास u और v आ गया। उसके बाद आपको निकालना है फिर u का स्क्वायर और v का स्क्वायर। जिसका स्क्वायर करोगे 25 9 0 1 1 25 36 एंड 36। v का स्क्वायर कर देंगे 4 1 0 4 1 36 81 और 100। फिर u v इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालो, 10 -3 0 -2 1 30 54 और 60। अब जो आपने टेबल बनाई है ना उनका टोटल निकाल लो। तो टोटल आप निकालोगे तो इसका टोटल तो आ जाएगा 150, इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आ जाएगा 227 और इस वाले का टोटल करेंगे तो यार आपके पास 133, इसका 7 है, इसका आ जाएगा -3। अब आप r की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए जो फार्मूला आता है हमारे पास सिग्मा यू वी -1/n सिग्मा u सिग्मा v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और दूसरे वाले रूट के अंदर सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v स्क्वायर बाय n। ये फार्मूला हमें लगाना है। तो सिग्मा यू वी की वैल्यू हमारे पास है 150, 1/n कितना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये -3 और ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय सिग्मा यू का स्क्वायर आपको दिया 133 और सिग्मा यू का स्क्वायर कर देंगे 9, नीचे आ जाएगा 8। फिर दूसरे वाले रूट के अंदर वो 227 सिग्मा v का स्क्वायर करेंगे 49 अपॉन में 8। अब इस सबको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आपके पास बन रहा है 150 प्लस 2.625, नीचे इसको सिंप्लीफाई करके और इसका स्क्वायर रूट लेके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यार ये 1055 अपॉन 8 1055 अपॉन 8 और इस दूसरे वाले में सॉल्व करके बनता है 1767 अपॉन 8। इसका टोटल कर लेंगे, ऊपर 152.625 आ गया और नीचे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये √8 है ये √8 है, दोनों को बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा और इसको लिख लेंगे आप ऊपर। नीचे ये जो दोनों टर्म हैं इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके 1864185 ऊपर इनको मल्टीप्लाई करो, नीचे इसका स्क्वायर रूट निकालो, ऊपर मल्टीप्लाई करके बन रहा है 1221 और नीचे इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये वैल्यू है हमारे पास 1365.4 और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर बनेगा 0.894। डेसिमल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है जितना एक्यूरेट निकाल सकते हो उतना एक्यूरेट निकालो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जो डाटा आपको दिया होता है उस डाटा के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ना दे के एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं, तो वहाँ से हम डाटा को अगर कुछ निकालना चाहें तो वो निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें रैंकिंग करते हैं। तो रैंकिंग करने के लिए हमारे पास इस जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका फार्मूला हम लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है 1 - 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग x एंड y। जो x और y दो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं उसका डिफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रैंकिंग करते हैं तो कुछ वैल्यूज़ को हमें सेम रैंक देनी पड़ती है। जैसे मान लो आपने स्कूल का टेस्ट दिया, उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बराबर आ गए तो उनकी रैंकिंग भी बराबर हो गई। तो ऐसे केसेस के अंदर उस रैंकिंग को एडजस्ट करने के लिए ये 1/12 m³ - m को आपको ऐड करना होता है सिग्मा डी स्क्वायर में।
ठीक है। m का मतलब यहाँ पर है कि भाई कितने डाटा की जो रैंक है ना वो सेम आ रही है। जैसे 2 बच्चों का डाटा अगर सेम आ रहा है तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 बच्चों का डाटा सेम आ रहा है तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस फार्मूले के अंदर जो 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर होता है उसके अंदर आपको ये ऐड कर देना है। जितनी अगर आपके ऐसा लगता है कि भाई एक ही बार ऐसा हो रहा है कि रैंक सेम आ रही है तो आप एक बार ऐड करो, 2 बार सेम आ रही है तो 2 बार ऐड करो, 3 बार आ रही है तो 3 बार करो, उसके हिसाब से करना है। नीचे आपके पास टोटल वही रहता है n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। अब इसका जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें मार्क्स जो हैं मैथ्स और स्टेट्स के मार्क्स हैं। तो सबसे पहला तो काम आप करोगे इसकी आप रैंकिंग करोगे। रैंकिंग आप लोएस्ट से हाईएस्ट भी कर सकते हो, हाईएस्ट से लोएस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हाईएस्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ रैंकिंग। जो मैथ्स वाले में सबसे हाईएस्ट रैंक 95 की हो गई, ये 1 हो गया। उसके बाद 95 से छोटा 91 है, 2 आ गया। उसके बाद फिर 84 हो गया। तो इस तरह से आपको रैंकिंग करनी है, ठीक है। तो मैं अभी रैंक लिख देता हूँ ऐसे 4 9 ये 1, उसके बाद 10 5 3, उसके बाद 2 आ गया 7 6 8। इस तरह से आपको रैंकिंग करनी है। अब सेम ये जो स्टेट्स के जो मार्क्स हैं इनकी भी आपको रैंकिंग करनी है। इसकी रैंक आ गई हमारे पास 3 9 3 9 1 5 4 5 6 4 5, उसके बाद 2 7 8 10। तो ये हमने इसकी रैंकिंग करी। अब आप निकाल लो इसका डिफरेंस, क्योंकि फार्मूले में अंदर डी चाहिए हमें। तो डिफरेंस आप निकालोगे तो R2 माइनस R1 कर लो या R1 माइनस R2 कर लो, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 4 माइनस 3 R1 माइनस R2 कर रहे हैं हम। 4 माइनस 3 9 माइनस 9 1 माइनस 1 10 माइनस 6 1, यहाँ माइनस 2 0 और 0, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -2, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए होता है। तो आप चाहे माइनस में कर लो या प्लस में कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका टोटल करेंगे 16 4 20 21 22 4 26 और 4 30। इसका टोटल आ गया आपके पास 30। अब इसमें लगा दोगे आप फार्मूला। तो रैंक का जो फार्मूला था हमारे पास, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, 1 माइनस में सिग्मा 1 माइनस 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये 30 हो गया। n देखो आपको डाटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हुए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 यानी 99। इससे इसको कैंसिल कर लो, 3 से इसको कैंसिल कर लो, फिर 3 से करोगे तो 11 माइनस 2 9 अपॉन 11 आ जाएगा। और 9 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 0.82 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको डाटा जो दे रखा है, कह रहा है कि रिलेट द नंबर ऑफ व्हीकल ओन एंड द रोड डेथ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 12 कंट्रीज़। ये आपके पास 12 कंट्रीज़ का डाटा आपको दिया हुआ है कि वहाँ पर जो डेथ हैं वो कितनी हो रही हैं और उसके हिसाब से जो एक्सीडेंट है वो कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहला काम ये कि आपको रैंकिंग करनी है। व्हीकल्स की रैंकिंग कर लोगे। तो अब रैंकिंग करते हैं इसकी। तो अब यहाँ इसमें हम उल्टा कर लेते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो छोटी वाली वैल्यू मैं उसको रैंक 1 दे देता हूँ। उसके बाद 19 के बाद जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, यहाँ पर 20 की लाइन में कुछ नहीं है, 30 की लाइन में 30 यहाँ भी है, 1 2 3 4 जगह 30 है। तो 4 जगह 30 है तो इसकी जो रैंक है वो आप कैसे डिसाइड करोगे। 4 जगह 30 है तो मतलब सेकंड वाली रैंक, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनकी एवरेज निकालोगे। यानी 2 + 3 2 + 3 + 4 + 5, इनकी एवरेज निकालने के लिए 4 से कर दोगे डिवाइड। अभी 4 से डिवाइड करके आपके पास रैंक आ रही है इसकी 3.5। तो आपने क्या करना है, इन चारों को 3.5 की रैंक देनी है। इस 30 को भी, फिर इस 30 को भी, फिर इस 30 को भी,
उसके बाद फिर लास्ट में 30, इन सब की रैंक 3.5 आएगी। अब क्योंकि आपके पास 5 प्लेसेस फिल हो चुके हैं तो रैंक आपकी 5 तक ख़त्म हो चुकी है, अगली जो रैंक आएगी वो 6th रैंक आएगी। तो 31 के बाद जो नंबर है आपके पास वो है 31, इसकी रैंक हो जाएगी 6, इसकी रैंक होगी 6, फिर 32 की हो गई 7, 32 के बाद देखो 35 दिया हुआ है, इसकी रैंक हो जाएगी आपके पास 8, 35 के बाद फिर 40 हमारे पास, इसकी रैंक होगी 9, 40 के बाद फिर 46 है। अब 46 जो आ रहा है ना उसमें रैंक कौन कौन सी आ रही है, 10th और फिर 11th, 2 रैंक आ रही है। तो 10 और 11 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10.5 बनेगा, तो इसको आपको देना है 10.5, यानी 10 11 फिल हो गई। अब जो रैंक आपके पास बच गई है आ गई 12। तो इस तरह से आपको रैंकिंग करनी है जब सेम रैंकिंग आ रही होगी तो। अब सेम यहाँ पर आप देखो, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उसको आप रैंक दे दो 1। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 14 आ रही है, इसको रैंक दे दिया हमने 1। अब 14 के बाद जो अगली वाली वैल्यूज है हमारे पास, 14 की लाइन में तो कुछ नहीं है, अब 20 की लाइन में देखो 20 है, एक ही बार है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। तो इस तरह से इसमें 2 3 आप रैंक दे दो। और उसके बाद फिर 4th रैंक, 4th रैंक पे नंबर जो है सेम आ रहे हैं। 21 के बाद देखो 23 और 23, तो 4th और 5th 2 रैंक आपकी सेम आ रही है। तो 4 और 5 को ऐड करोगे 9 आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5, तो 23 को आपको देना है 4.5, यहाँ पर भी 4.5। तो आपकी जो रैंक है 4 5 तक फिल होगी। अब अगली रैंक लेनी है आपको 6, तो 23 के बाद देखो 26 है, 26 भी यहाँ पर 2 बार है, तो इसकी जो रैंक है वो बनेगी आपकी 6 और 7। तो 6 और 7 दोनों को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आ गया। 7 तक हो गई। अब आ जाओ 8 पर। तो 8 रैंक निकालने के लिए 26 के बाद देखो क्या नंबर आपको दिया हुआ है। 26 के बाद 20 की लाइन में तो कोई नहीं है, उसके बाद आप 30 की लाइन में जाओगे तो 30 की लाइन में 1 2 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब 7 तक हमारी फिल होगी। तो 8th 9th और 10, तो 8 9 और 10 को अगर आप प्लस करोगे 27 आएगा। 27 को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 वैल्यू मैच हो रही हैं, तो 9 आ जाएगा। तो इन तीनों को 9 रैंक देनी है आपको, इसको भी 9 देनी है, इसको भी 9 देनी है और इसको भी 9 देनी है। तो 8 9 10 ये रैंक हमारी हो गई। अब अगली रैंक आएगी 11, तो 11 देखो इसकी आ जाएगी और 12 इसकी आ जाएगी। तो जहाँ पर रैंकिंग सेम आ रही होंगी तो इस तरीके से आपको रैंकिंग करनी है। बाकी का काम फिर वही है, आपको डी निकालना है और फिर डी स्क्वायर निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3.5 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5.5, माइनस में आएगा 6 माइनस 1 7 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 0.5 माइनस 3 माइनस 1 5 5.5 0.5 नहीं 1.5 0 और फिर -3, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनका कर लेना आपको स्क्वायर रूट। यहाँ पर 4.5 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है ना उनका कर लो आप स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे तो 30.25 आ गया, इसका 25 आ गया, 4 1 फिर 0.25 9 1 25 20.25 2.25 0 और यहाँ आ गया 9। चेक कर लेते हैं एक बार। 25 4 1 0.25 9 1 25 22.5 0 9, इसका टोटल आ गया 127। अब इसकी जब आप रैंक निकालोगे तो इसकी रैंक निकालने के लिए फार्मूला तो वही रहेगा, 1 माइनस में 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर 127। लेकिन अब इसमें रैंकिंग जो है ना कईयों की मैच हो रही थी, तो उसके हिसाब से हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता तरीका, 1/12 m³ माइनस m। अब जो पहली वाली रैंक थी उसमें जो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि 4 वैल्यूज़ की जो रैंक थी ना वो सेम हो रही थी।
तो m की वैल्यू होगी वहाँ पर 4। तो फार्मूले के अंदर m क्यूब होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद 1/12, ये वाली तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही थी, और ये 10.5 में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस, बस इसमें इतना ही था, 2 जगह रैंकिंग सेम आ रही थी। इसमें देखो, इसमें हमारे पास जो 4.5 है, 1 और 2 बार आ रहा है। तो यहाँ भी यहाँ पर 1/12 और 2 की पावर 3 माइनस 2 हो गया। और कौन सी मैच हो रही है, देखो 6.5, ये भी 2 बार ही आ रही है। तो 2 का क्यूब माइनस 2 और 9 जो है 1 2 3 बार आ रहा है। तो 3 का क्यूब माइनस 3। तो ये सारी जितनी भी रैंकिंग मैच कर रही थी ना, वो सबका हमने लिख लिया। 1/12 इन सभी के अंदर आएगा, नीचे डिवाइडेड बाय n आपके पास 12 है, इसमें 12 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो 1/12 है, ये तो आप कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, ये 6 जो है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह से पूरा ब्रैकेट के साथ होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो r की जो वैल्यू है 1 माइनस में 6 इंटू, अब ये अंदर वाली जो सारी वैल्यूज़ है मैं इसका टोटल करके लिख रहा हूँ, क्या हमारे पास बन रही है। ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 135.5। नीचे आपके पास 12 है और ये 143 है। इससे आप इसको कैंसिल कर दो। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ रहा है हमारा 0.53। तो इस तरह से आप जो रैंक वाले क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की जितना भी वन शॉट में जितना पॉसिबल हो सकता था वो सारे क्वेश्चन, लगभग सब टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको एग्जामिनेशन में इससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।